or we can say garbage collector. Okay, well, so garbage collection, we will see some topic in this introduction, various way to make an object eligible for GC, the method for requesting JVM to run garbage collector, or finalization. Okay, so garbage collector in old language like C++, creation and destruction object is responsibility of programmer only. हम लोग ऑब्जेक्ट, हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट थ्रू द न्यू कीवर्ड, राइट? न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. एंड अगर C++ लैंग्वेज की बात करें तो न्यू से वहां ऑब्जेक्ट बनता है और डिलीट से वो डिलीट होता है. तो वहां क्रिएशन एंड डिलीशन ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोग्रामर की. बट इन जावा, आई मीन, creating the object our responsibility, but destruction of the object is not our responsibility. उसको कौन करता है? garbage collector. Usually programmer taking very much care while creating objects and his neglecting destruction of useless object. Due to this negligence of certain point of time for the creation of new object, sufficient memory may not be available. Entire program will be collapsed due to memory problem. But in Java, what happens? In the Java, programmer is responsible only for creation of object, and he is not responsible for destruction of useless object. जो object यूज में नहीं है, यूजलेस है, अनरेफरेंस है, इनमें नल पड़ा हुआ है, तो उनको क्या करता है? गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करता रहता है, आई मीन मेमोरी को क्लीन करता रहता है. सो सम पीपल provided one assistance which is always running in background, मीन बैकग्राउंड में रन होता रहता है, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजलेस ऑब्जेक्ट. यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्शन के लिए बैकग्राउंड में आपका गार्बेज कलेक्टर इज, आई मीन, रन. कौन से थ्रेड इसको रन करता है? डेमन थ्रेड इसको रन करता है. डेमन थ्रेड की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे लो रहती है. सबसे लो प्रायोरिटी किसकी होती है? डेमन थ्रेड की होती है, जो इस गार्बेज कलेक्टर को रन करता है, और इट सपोर्ट्स for supporting the main thread. Due to this assistant, the chance of failure Java program with memory problem क्या है? Very rare. बहुत ही कम होता है कि मेमोरी की प्रॉब्लम की वजह से आपका प्रोग्राम फेल हो जाए. बट C++ में इसके चांस बहुत होते हैं, है ना? सो दिस असिस्टेंट इज नथिंग कॉल्ड द गार्बेज कलेक्टर. ये जो असिस्टेंस है जो प्रोग्रामर की हेल्प करता है टू क्लीन अप द मेमोरी, और उसके लिए टाइम टू टाइम मेमोरी को क्लीन करके प्रोवाइड करता रहे, तो ये असिस्टेंस को क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्टर. Hence the main objective of garbage collector is to destroy useless object. मेन जो इसका क्या है, आई मीन यूज क्या है गार्बेज कलेक्टर का? ये जो यूजलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हैं, अभी क्रिएटेड हैं हीप मेमोरी में, उनको वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करता रहेगा. ओके, सो बेसिकली ये क्या कर रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है, आई मीन क्लीन अप कर रहा है. अननेसेसरली जो मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रखी है ऑब्जेक्ट्स ने, उसको वहां से रिमूव कर रहा है. तो दैट इट इज डूइंग. द वेरियस वे टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी. बहुत सारे वे हैं, देयर आर मल्टीपल वे, टू ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे एलिजिबल कर सकते हैं कि जीसी स्टैंड फॉर गार्बेज कलेक्टर, कि गार्बेज कलेक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर दे. how we can do, how many way? So there are various way through which we can do. किसी भी ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आई मीन जिस ऑब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी होगी फॉर जीसी, so that actually way we are going to see. So even though, I mean, from this garbage collector multiple questions आपके आ जाते हैं इंटरव्यू में, कि this is directly linking with the memory, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट. सो दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होना हमें बहुत जरूरी है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं है, यूज में नहीं है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है तो इवन तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट हम उसको एलिजिबल तो कर सकते हैं जीसी के लिए, राइट? तो दैट एक्चुअली अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है
तो वी ऑलवेज कीप इन आवर माइंड व्हाइल वी आर राइटिंग द कोड कि यूजलेस ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट एलिजिबल कर दें कि जीसी इसको कैच करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब हमें मालूम होगा इसके बारे में ना। तो वेरियस वे टू मेक अ ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी, मल्टीपल वे है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जीसी के लिए एलिजिबल बना दें, जिसे गार्बेज कलेक्टर उसको कैच कर ले और डिस्ट्रॉय कर। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एलिजिबल फॉर जीसी इफ इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई रेफरेंस कंटेन नहीं करता तो वो ऑब्जेक्ट आपका एलिजिबल है किसके लिए? जीसी के लिए। ओके मतलब द मीनिंग इज पहले इन्होंने फर्स्ट क्या दिया यहाँ पे, द फॉलोइंग आर वेरियस पॉसिबल वे टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी, नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल्स। रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड देन असाइन नल टू ऑल इट्स रेफरेंस। अगर वो यूज नहीं है तो आप उसको नल असाइन कर दो। तो जैसे ही नल असाइन किया है GC will destroy it. Okay, then automatically that object eligible for GC. तो जैसे उसमें नल आया वो ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो गया किसके लिए? नाउ गार्बेज कलेक्टर के लिए। ओके सो हियर वी कैन सी स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो इससे क्या हुआ होगा? हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा और S1 उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। जब तक ये S1 पॉइंट कर रहा है ना उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली, जीसी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला। गार्बेज कलेक्टर इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट। ऐसे ही स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट बना है सेकंड वाला और उसका रेफरेंस किस में होल्ड कर रहे हैं? S2 में। तो अभी ये पॉइंट कर रहा है उसको, तो ये S2 the S2 which is pointing the object which is create in a heap memory that is also not eligible for GC। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हेयर नो ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट आपका जीसी के एलिजिबल नहीं है। ओके क्योंकि अभी ये पॉइंट कर रहे हैं उस रेफरेंस को, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं अभी। लाइक वी कैन सी S1 आपका पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट हुआ है। S2 पॉइंट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट हुआ है। तो जब तक ये पॉइंट कर रहे हैं जीसी इनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, गार्बेज कलेक्टर इज नॉट गोइंग टू टच देम। बट जैसे ही आपने क्या किया? S1 में नल पास कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कनेक्शन है वो हट गया। कनेक्शन हटने से मतलब अभी ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट भी हट गया यहाँ से, ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बस वो ऑब्जेक्ट से लिंक हट गया। जो रेफरेंस वेरिएबल उसको पॉइंट कर रहा था वो लिंक हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही लिंक डिस्ट्रॉय किया, अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट बचा है इसमें हीप के अंदर, ये एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए? जीसी के लिए। दिस ऑब्जेक्ट विल एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्टर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखेंगे कि नाउ वन ऑब्जेक्ट बिकम एलिजिबल फॉर जीसी। कौन सा? S1 में नल असाइन कर दिया, ये जीसी के लिए एलिजिबल हो गया। S2 इक्वल टू नल किया तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट भी एलिजिबल हो गया। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एलिजिबल गार्बेज कलेक्टर के लिए कब होंगे? जब इनके अंदर क्या होगा? नल रेफरेंस असाइन करेंगे, नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम एलिजिबल फॉर जीसी। सो आई होप कि ये पहला पॉइंट आप लोग, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट गाइस? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट? nullifying the reference variable? No, sir. Okay. So second way कौन सा है? Reassigning the reference variable. Reassigning मतलब if an object is no longer required, if object is no longer required, then reassigning its reference variables to some other object, then that old object is automatically क्या हो जाएगा? गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे किया है, ओके सो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अभी ये S1 है, ये पॉइंट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट हुआ है, तो दिस इज आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर जीसी। स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, दिस इज आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर जीसी। सो बोथ ऑब्जेक्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर जीसी। तो यहाँ देखेंगे दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट जीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ सी गाइस, S1 डॉट न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे जैसे ही
उसके रेफरेंस में S1 रेफरेंस में एक और हमने रीअसाइन किया, एक और रेफरेंस, एक और ऑब्जेक्ट रीअसाइन किया। अब ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गया, अनरेफरेंस हो गया। आई मीन अब ये इसी का किसी से इसका लिंकअप नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट अब एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, गार्बेज कलेक्टर के लिए। वन ऑब्जेक्ट हेयर S1 नहीं है, S1 में जो पहले ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा था वो एलिजिबल हो गया जीसी के लिए। S2 इजकल टू S1 किया तो यही ऑब्जेक्ट इसमें साइन हो गया, जो S2 जो पहले पॉइंट कर रहा था इस ऑब्जेक्ट को, नाउ दिस विल बिकम एलिजिबल फॉर जीसी, गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो गया। तो पहला हमने क्या देखा कि अगर आप नल असाइन कर दोगे तब भी वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेकंड वे हमने देखा कि उसमें कोई अनदर रेफरेंस रीअसाइन करोगे, कोई अनदर रेफरेंस आप उसमें कोई दूसरा वेरिएबल उसमें रीअसाइन करोगे तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एलिजिबल हो जाएगा जीसी के लिए। दिस इज सेकंड वे टू मेकिंग द ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी, फॉर गार्बेज कलेक्टर। ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड, है ना, मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड। द ऑब्जेक्ट विच आर क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड, जो भी आप ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर बना रहे हो, ओके, मेथड के इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग, सो मेथड आर बाय डिफॉल्ट एलिजिबल फॉर जीसी आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मेथड। सो जैसे ही उस मेथड का ब्लॉक कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो जाता है किसके लिए, जीसी के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर डूइंग हियर, टेस्ट के अंदर मेन है, मेन के अंदर M1 को कॉल किया, M1 जैसे स्टैटिक मेथड है। सो M1 को कॉल किया, M1 की कॉल यहाँ से कंप्लीट हो गई, दोबारा जब यहाँ पर आए तो टू ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर जीसी, क्योंकि ये M1 का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मेथड के अंदर अगर कोई आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट जैसे ही वो मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, बाय डिफॉल्ट दो ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर टू गार्बेज कलेक्टर और वो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस वाज द थर्ड अप्रोच, okay, this was the third one. So here we can see another example for it. टेस्ट क्लास इनसाइड टेस्ट मैन मेथड, स्टूडेंट s इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया है, M1 को कॉल किया, कॉल हियर M1। व्हाट इन दिस M1 देखते हैं अभी M1 में क्या है। M1 ने क्या किया, यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, they have written one object, okay, so वन ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, कौन सा, S1। तो ये S1 है, ये बेसिकली एलिजिबल नहीं है जीसी के लिए, ये जो S2 है ये एलिजिबल है जीसी के लिए, ओके। तो अगर यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे हम लोग और किसी रेफरेंस में होल्ड करा लेंगे तो अभी ये ऑब्जेक्ट आपका एलिजिबल नहीं है, लेकिन वन ऑब्जेक्ट एलिजिबल है, दैट इज कॉल्ड S2। थर्ड एग्जांपल वी कैन सी हियर, थर्ड एग्जांपल कि M1 को कॉल किया, वी कॉल हियर M1 एंड वी कैन से ये कंप्लीट होगा, इवन दो यहाँ से S1 को इन्होंने रिटर्न कर दिया, बट S1 को हम यहाँ कहीं होल्ड नहीं करा रहे हैं, वी आर नॉट होल्डिंग दैट S1। अभी अगर आप देखोगे इसमें तो नाउ बोथ टू ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर जीसी, जब तक आप रेफरेंस को होल्ड नहीं कराओगे तो दो ऑब्जेक्ट्स गार्बेज कलेक्टर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। सो आई गाइस, एनी क्वेश्चन सो फार। एक बार सेकंड अप्रोच वाला बताना ना सर, सेकंड और थर्ड दोनों। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल में अगर आप रीअसाइन करोगे, रीअसाइन से मतलब क्या है, रीड दिस स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो अभी S1 में नया ऑब्जेक्ट हमने बना के इसमें स्टोर कर दिया, S2 के अंदर भी नया ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर दिया, राइट। लेकिन इस S1 में एक और ऑब्जेक्ट रीअसाइन कर दिया तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है नाउ इट इज एलिजिबल फॉर जीसी। जब आप रीअसाइन करोगे किसी अनदर ऑब्जेक्ट को, प्रीवियस ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, जीसी के लिए, ओके। सो दिस इज रीअसाइनिंग द रेफरेंस, ओके। एंड थर्ड वन, जब आप मेथड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो जो मेथड का जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है और वहां पे आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उस मेथड के अंदर
वो आपके एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, जीसी के लिए, गार्बेज कलेक्टर के लिए वो डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। आफ्टर एजुकेशन है ना सर? या कंप्लीट। अब हाँ आप देखोगे ना ये जो एरो एरो यहाँ पे लगा हुआ है, M1 कॉल हुआ, M1 कॉल होके कंप्लीट होके आपका यहीं पे आएगा, यू नो। सो वंस लाइक यू नो कर्सर केम हियर, तो यहाँ पे क्या हो गए, ये दोनों ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो गए अब जीसी के लिए, क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट इसमें भी बोला अगर इस ये कोई मेथड ही ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा हो, तो जब तक आप उसको होल्ड नहीं कराओगे ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल में, स्टिल वो ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो जाएगा जीसी के लिए। ओके, जैसे इसमें S1 को होल्ड करा लिया, M1 रिटर्न कर रहा है S1 को, होल्ड करा लिया, तो इसमें S1 एलिजिबल नहीं है अभी, ये जो दिख रहा है ये S, ये एलिजिबल नहीं है, बट यहाँ पे S2 एलिजिबल है जीसी के लिए। बट इफ यू विल सी हियर कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि रिटर्न तो कर रहे हैं S1 को, बट उसको कहीं किसी रेफरेंस में होल्ड नहीं करा रहे, तो अभी भी दोनों ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, जीसी के लिए। ओके, सो नाउ एक्चुअली मेथड को रेफरेंस, मेथड को नहीं करा रहे रेफरेंस में होल्ड, और मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है यहाँ से, इट इज रिटर्निंग समथिंग। तो आप बताइए मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, M1 का रिटर्न टाइप क्या है, देखो व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ M1, एम स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, इसमें स्टोर करा लिया। अब आप इस ऑब्जेक्ट को आगे फर्दर यूज कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट है आपको। आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाया है, M1 के अंदर, बट उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिटर्न करके आपको यहाँ पे यूज कर लिया, आप इसको फर्दर यूज कर सकते हो। अदरवाइज इन ऑब्जेक्ट का स्कोप कहाँ तक है, ये ब्रैकेट शुरू हुआ यहाँ पे क्लोज हो गया। तो आगे की चीज को यूज करनी है तब हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ओके, अगर आपको आगे इसको यूज करना है S1 को, तो दैट्स व्हाई वी हैव मेक इट स्टोर हियर। रिटर्न का मतलब यही होता है, कोई भी मेथड कुछ रिटर्न करे इट मींस उसको हमें आगे फर्दर उसको यूज करना है। ओके, तो दैट इज, या हम उसको कहीं दूसरी जगह पे प्रिंट कराना चाहते हैं, वी वांट टू डू सम मोर एक्टिविटी इन इट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? नो ओके, सर। सो island ऑफ आइसोलेशन, थोड़ा सा इसमें मतलब ना ट्रिकी होगा। island ऑफ आइसोलेशन इसका क्या मतलब है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इसमें थिंग्स आर हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या किया है, क्लास टेस्ट और इसमें एक आई रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, ठीक है, टेस्ट टाइप का आई रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। तो ये जो वेरिएबल है किस टाइप का है गाइस, स्टैटिक, इंस्टेंस, लोकल, व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इज दिस, ये आई है वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल, राइट, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसके अंदर क्या किया इन्होंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर क्या किया, टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट T2 इक्वल टू न्यू टेस्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट T3 इक्वल टू न्यू टेस्ट, 3 ऑब्जेक्ट बनाए। तीनों ही T1 T2 T3 दे आर रेफरेंसिंग वन ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो जस्ट इसके बाद है इन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट एलिजिबल नहीं है जीसी के लिए। T1 पॉइंटिंग वन ऑफ ऑब्जेक्ट, T2 पॉइंटिंग वन ऑफ ऑब्जेक्ट, T3 पॉइंटिंग वन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। हीप मेमोरी में एक एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, और आई की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे इनको इनिशियलाइज हो गई होगी, आई मीन व्हाट वी कैन से समथिंग नल और सम। सो यहाँ पे क्या किया है, T1 डॉट आई, और इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया किसको, T2 को, इसको इनिशियलाइज कर दिया T2 को, T2 को यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ओके, और T2 डॉट आई इसमें T3 को इनिशियलाइज कर दिया, और T3 डॉट आई और इसमें T1 को इनिशियलाइज कर दिया। अब इनको यहाँ पे फ्री कर दिया, व्हाट दे डिड हियर, यहाँ पे क्या फ्री कर दिया इन्होंने, T1 इजकल टू नल, T2 इजकल टू नल, T3 इजकल टू नल।
even though we are putting here, so what they are saying कि no object eligible for GC, यहाँ पे अभी भी कोई ऑब्जेक्ट GC के लिए एलिजिबल नहीं है. But here if you will see, if you will observe here, the 3 objects eligible for GC, all 3 objects will become for the GC. Okay. If an object does not have any reference, then it is always eligible for garbage collector. अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई रेफरेंस नहीं है तो वो हमेशा एलिजिबल होगा किसके लिए? GC के लिए. Even though object having the reference, still it is not eligible for GC. Garbage collector sometimes क्या करता है उसको island of isolate करता है, उसको isolation करता है, island of isolation, और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए? GC के लिए. अगला जो पॉइंट है ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है आपसे कि द मेथड फॉर रिक्वेस्टिंग JVM टू रन गार्बेज कलेक्टर. आई मीन एक्सप्लिसिटली अगर JVM हम कोई मेथड कॉल करें और वो रिक्वेस्ट करे टू रन द गार्बेज कलेक्टर. So whenever we are making an object eligible for GC, it may not destroy object of garbage collector immediately. ऐसा नहीं है कि आपने उसमें नल किया या हमने जो अब जो 3 पॉइंट जो अभी हमने देखे हैं इसमें, इनमें से कोई भी पॉइंट हम आई मीन वी आर मेकिंग एलिजिबल कर रहे हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुरंत वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है. Whenever we are making an object eligible for GC, it may not be destroyed by GC immediately. Whenever JVM runs garbage collector, then only that object will be destroyed. जब भी JVM garbage collector को run करेगा और वो उसको destroy कर देगा. But we can request JVM to run garbage collector. हम JVM को request कर सकते हैं to run the garbage collector programmatically. Whether JVM accept over that request or not. आई मीन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि JVM इसको हम अगर कॉल करेंगे एक्सप्लिसिटली तो उसको वो एक्सेप्ट कर ही लेगा. द फॉलोइंग वेरियस वेज फॉर दिस रिक्वेस्टिंग टू JVM टू रन दी GC. तो पहला वे क्या है कि JVM को रिक्वेस्ट करें कि वो GC को रन कर दे, गार्बेज कलेक्टर को रन कर दे. तो वन वेज सिस्टम क्लास कंटेन्स वन स्टैटिक मेथड दैट इज GC फॉर दिस. तो सिस्टम एक क्लास है और उसके अंदर एक GC मेथड है. सिस्टम वही क्लास है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. सिस्टम वही क्लास है जो हम लोग न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन करते हैं, राइट. तो सिस्टम के अंदर एक ऑब्जेक्ट मेथड होता है GC. अगर उसको हम कॉल करें तो थ्रू विच वी कैन रिक्वेस्ट. सो रिक्वेस्ट करें इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तुरंत JVM एक्सेप्ट कर लेगा और वो जितने भी नलीफाइंग रेफरेंस है अनरेफरेंस है उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके. सो स्पेशली इंटरव्यू ये चीज पूछता है, राइट. अगर आप सिस्टम डॉट GC कॉल कर रहे हो तो क्या इमीडिएटली उनको डिस्ट्रॉय कर देगा? द आंसर इज नो. देयर इज सम एल्गो, किसी एल्गो पे है ना, सम टाइप ऑफ एल्गो ऑन थ्रू विच इट रन. ओके. बाय रन टाइम क्लास. सेकंड क्या है? बाय रन टाइम क्लास. फर्स्ट वे तो देख लिया, सिस्टम डॉट GC कॉल करके भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू JVM टू रन दी GC. एंड बाय रन टाइम क्लास. So by using runtime object, a Java application can communicate with JVM. And runtime class क्या है यहाँ पे? Singleton. ये वही singleton है. Runtime run R1 is equal to runtime dot get runtime. So runtime एक class है. By default कैसी class है? Singleton class है. Hence we can't create runtime object by using constructor का use करके तो हम नहीं बना सकते object. आप बताइए सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्यों नहीं बना सकते गाइस? आप लोग बता सकते हो? लेट मी चेक योर अंडरस्टैंडिंग गाइस. कैन एनीवन टेल? कैन एनीवन टेल? कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसमें? प्राइवेट. प्राइवेट को बाहर यूज नहीं कर सकते आप, राइट. तो उसको आपको फैक्ट्री मेथड के थ्रू ही करना होगा. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो इसलिए इन्होंने क्या किया? रन टाइम R इज इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट इंस्टेंस. फैक्ट्री मेथड कॉल किया, इसने रन टाइम का ऑब्जेक्ट दे दिया. अब R के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? वंस वी गॉट रन टाइम ऑब्जेक्ट वी कैन अप्लाई फॉलोइंग मेथड ऑन ऑब्जेक्ट.
जैसे इसमें और भी मेथड यूज कर सकते हैं, फ्री मेमोरी। तो रिटर्न से आपकी फ्री मेमोरी ऑफ हीप बता देता है कि कितनी मेमोरी फ्री है, टोटल मेमोरी कितनी आपकी है उसको भी बता देगा, है ना। और हम जीसी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जीसी फॉर रिक्वेस्टिंग जेबीएम टू रन गार्बेज कलेक्टर। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स वी कैन सी द एग्जांपल फॉर इट। सर गार्बेज कलेक्टर अपने आप में क्लास है या क्या है ये? गार्बेज कलेक्टर अपने आप में क्लास है कि मेथड है? गार्बेज कलेक्टर, व्हाट इज दिस गार्बेज कलेक्टर? क्लास तो नहीं होना चाहिए, मेथड ही होना चाहिए, राइट? सो क्लास तो नहीं होना चाहिए। मेथड भी किसी पैकेज के अंदर है या मतलब ऐसे इंडिविजुअल अलग से है? हाँ, ऑब्वियसली किसी न किसी पैकेज के अंदर तो होगा ही है, राइट? बट एक्चुअल में हम उसको नहीं करते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जेबीएम उसको यूज करे। आई मीन जेबीएम उसको बिहाइंड द डेमन थ्रेड उसको रन करे, और थ्रू द जेबीएम क्या करें, उसको हम लोग जेबीएम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गार्बेज कलेक्टर को रन कर दो, राइट, टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी। तो मेमोरी क्लीन करने के लिए ये बेसिकली होता है, ठीक है। सो क्लीन करने के लिए, मेमोरी क्लीन करने के लिए होता है आपका। तो जीसी को, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपका गार्बेज कलेक्टर रन हो जाएगा, राइट? तो थिंग्स आर नॉट। तो सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी तो कैसे कहाँ फिर? होती है? फंक्शनैलिटी तो कहाँ होती है? किसी क्लास की फंक्शनैलिटी कहाँ होगी? मेथड के अंदर ही, राइट, है ना। किसी चीज की एक्टिविटी करने की जो कोड होता है क्लास के अंदर, वो कहाँ लिखते हैं हम लोग? मेथड। मेथड के अंदर। तो ऑब्वियसली इसका कोई मेथड्स होगा। जस्ट आई एम अज्यूमिंग एज ऑफ नाउ। सो हाँ, श्योरिटी इस बात की कैसे होगी कि लाइक नो कि दिस विल गार्बेज कलेक्टर अपना वर्क किया है, मतलब कैसे? वर्क तो वो करता ही है, मतलब उसके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों को उसको इस बात की श्योरिटी हो कि उसने काम किया कि नहीं किया। ये भी हमें जानने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका काम ही है कि जो भी उसको अनरेफरेंस मिलेगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कब कर देगा इसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारे हैंड में है नहीं, राइट। वो हमारे हैंड में नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उससे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो तुरंत हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और जीसी को रन कर दे और अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। ओके, तो ऐसा तो सर बिल्कुल ये भी नहीं जैसे है। गार्बेज कलेक्टर, ये तो मतलब सर्वर वगैरह में कहीं रहता होगा, जो कंपनीज में वर्क करते हैं, सर्वर वगैरह होते हैं नहीं नहीं नहीं, जो। जेबीएम की बात कर रहे हैं ना, कि जेबीएम उसको रन करता है। कौन रन ओके। करता है? जेबीएम। जी जी। जेबीएम तो इससे पहले देख ही चुके हैं हम लोग कि यस सर। प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जेआरई, जेडीके, सॉरी जेडीके होना चाहिए, जेआरई होनी चाहिए, जेबीएम होना चाहिए, राइट। जेबीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ये भी एक पीस प्रोग्राम है, पीस ऑफ कोड है। सो रन टाइम डेमो हम लोग यहाँ पे, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन क्लास हियर, रन टाइम डेमो। नॉट नवंबर, आई शुड गो ऑन अक्टूबर। ओके, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप हीप मेमोरी का ये पता कर सकते हो कितना इसमें स्पेस है, राइट। हाउ मच स्पेस इन दिस हीप मेमोरी, कितना मेमोरी फ्री है आपकी। तो एक बार आपको रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो यू कैन कॉल द मेथड एंड यू कैन चेक दैट वन। सो रन टाइम आर इज इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। रन टाइम क्लास कैसी क्लास है गाइस? सिंगलटन। तो अगर कोई सिंगलटन का एग्जांपल भी आपसे पूछता है ना, तो यू कैन गिव कि रन टाइम क्लास इज वन ऑफ सिंगलटन क्लास। ओके, and how we can get the object of, through the factory method we can get the object of runtime class. Then once we get the object we can call its method total memory। वो total memory बता देगा कितनी memory है आपके पास, है ना। and free memory कितनी है आपकी, right। और इसमें इन्होंने क्या किया, डेट के कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, आई मीन 10,000 टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, और उसके बाद फिर फ्री मेमोरी चेक किए कि इसमें, आई मीन उसको नलीफाई किया है, गार्बेज कलेक्टर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। बट देन एक्चुअली नो वी चेक की हाउ मच द मेमोरी ऑफ इट। फिर जीसी को एक्सप्लिसिटली कॉल किया है, फिर इसमें चेक किया है कि ये बेसिकली ना अब फ्री मेमोरी कितनी है। ओके, सो लेट मी क्रिएट वन पैकेज हियर।
So new package I need to create, com.rsc.gc. Okay. So it's a runtime demo. So inside this runtime demo, we can check. Okay. So सबसे पहले हमें रन टाइम का ऑब्जेक्ट चाहिए. रन टाइम r इज इक्वल टू अब सी. इसका ऐसे नहीं बना सकते आप. यू कैन नॉट क्रिएट लाइक दिस. क्यों नहीं कर सकते हम लोग? द रीजन इज, आप इसके अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, प्राइवेट. और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को यहाँ यूज कर ही नहीं सकते हम लोग, तो ये नहीं कर सकते. तो हम कैसे करेंगे? इसके अंदर एक फैक्ट्री मेथड है डॉट गेट रन टाइम. अब हमें इसका ऑब्जेक्ट मिल गया. यू वांट टू चेक इट? फैक्ट्री मेथड है, करंट रन टाइम के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है. हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, रन टाइम का ऑब्जेक्ट है. ओके. So this runtime is called singleton. Once we got the singleton, अब इसके मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं. जैसे हमें टोटल मेमोरी पता करनी है अपने इसमें कि टोटल मेमोरी कितनी है. r dot total memory. Okay, so this is going to tell the how much total memory we do have. Some number we will get, है ना. So this much of memory we do have. Okay. Now we can check कि इसमें फ्री कितनी है, कितनी यूज है, कितनी फ्री है. r dot फ्री मेमोरी. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हाउ मच मेमोरी, फ्री मेमोरी वी डू हैव. सो आई मीन दिस मच ऑफ मेमोरी वी डू हैव द फ्री मेमोरी. ओके. नाउ डेट ऑब्जेक्ट हम लोग 10,000 टाइम्स क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं कि फ्री मेमोरी कितनी बचती है. ओके. एक लूप लगाते हैं. वी आर गोइंग टू इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10,000. okay, and i plus plus, and here we are creating the object of date class, right? Date is equal to new date. Date is equal to control shift o. util ले लो या sql ले लो, सॉरी. सो d डॉट नल. अब इसको सॉरी नॉट d, डेट इज इक्वल टू क्या कर दिया, नल. इस लूप के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं r डॉट, थोड़ा सा r डॉट फ्री मेमोरी. ओके. नाउ वी कैन चेक कि इतने ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब कितना फ्री मेमोरी यहाँ पे बची होगी. सी. सो रिड्यूस हुई है ना गाइस. इज इट रिड्यूस और नॉट? यस, इट इज रिड्यूस, राइट. तो ऑब्जेक्ट बना के इतने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, देन एक्चुअली नो वी गॉट हियर कि फ्री मेमोरी आपकी इतनी बची हुई है. ओके. नाउ व्हाट वी कैन डू कि अब इसको हम जीसी को कॉल करते हैं, r डॉट जीसी. ओके. r डॉट हमें रन टाइम डॉट जीसी कॉल किया, रन टाइम डॉट जीसी. नाउ वी कैन चेक कि अब कितना मेमोरी बची हुई है, r डॉट फ्री मेमोरी. So now when we call it, so the free memory is left this one. Free memory is left this one. Which of the following processing of request JVM to run GC? कितने वे हैं और how we can get to know? Even GC को तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, मेमोरी ज्यादा डिस्ट्रॉय करना चाहिए, मेमोरी को फ्री करना चाहिए. और Yes. बल्कि उसने उसको कॉल किया तो क्या कर दिया, रिड्यूस ही कर दिया उसने. आई डोंट नो हाउ इट्स डूइंग. तो इसकी फंक्शनैलिटी हमें नहीं पता. वी डोंट नो द फंक्शनैलिटी ऑफ जीसी. सी. और जीसी को कॉल किया
इंस्टेड ऑफ गेट द फ्री मेमोरी करने के बजाय इट इज रिड्यूसिंग, okay, something it, but internal we don't know what is the use of it, but obviously ये क्या कर रहा होगा इसको, I mean ऐसा नहीं कि हमने रिक्वेस्ट किया और इमीडिएटली रन कर दे रहा होगा उसको ना, तो इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, लेट मी remove this and try to check something different. We are getting the output here. अभी GC को मैं रन नहीं कॉल करता हूँ. इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नहीं कर सकते प्रोडक्ट, है ना, वी कैन नॉट डू दैट. ओके, तो ये बेसिकली यूज एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, आई थिंक आपका ये इतना जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा ना, तो इसकी मेमोरी, ह्यूज मेमोरी रिड्यूस होनी चाहिए, फ्री मेमोरी रिड्यूस होना चाहिए, राइट. तो फ्री मेमोरी रिड्यूस होनी चाहिए आपकी, है ना. सो वंस वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ 10,000 टाइम्स ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, तो इसकी मेमोरी रिड्यूस होके आनी चाहिए. ओके, but the how it will behave we can't say anything, we cannot say anything about ki how it's behave. हम देख सकते हैं कि on which algo garbage collector implemented, कौन सी algorithm पे implemented है, on which algorithm GC garbage collector work, किस एल्गो पे काम करता है. It works some mark sweep algorithm is the most common garbage collector algorithm which perform two operations. First mark the object to be garbage collected in the memory space and then उसको क्या करेगा, clear the marked object up to from the heap. तो ये बेसिकली इस एल्गो पे काम करता है, mark sweep algorithm. Okay, which is not in our hand. Okay, anyway, so we got some idea कि हाउ वी कैन कॉल एक्सप्लिसिटली. हम कैसे कॉल कर सकते हैं, हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, हम लोग system.gc से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं. ओके, थ्रू दी सिस्टम क्लास के अंदर भी आपका ऑब्जेक्ट होता है system.gc, ऐसे भी हम कॉल कर सकते हैं. और रन टाइम के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट होता है थ्रू विच ऑल्सो वी कैन कॉल. मी शेयर दिस प्रोग्राम, let me share this program with you. These methods are quite important to get to know the free memory and total memory, है ना. So runtime, once we get the object from the runtime ना, we can do that. तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप GC को कॉल करो और GC आई मीन गार्बेज कलेक्टर अपना काम करना शुरू कर दे. सो रन टाइम डॉट GC हम लोग कर सकते हैं, सॉरी नॉट रन टाइम, मतलब इसके रेफरेंस के ऑब्जेक्ट से वी कैन कॉल दी GC रन टाइम. ये कोई स्टैटिक मेथड नहीं होना चाहिए. लेट मी गो इनसाइड. ये कोई स्टैटिक मेथड नहीं होना चाहिए, ठीक है. दिस ब्लॉक्स इन रन टाइम क्लास, और ये कोई नेटिव मेथड है, ये इसका खुद का मेथड भी नहीं है ना. सो ओके, सिस्टम क्लास के अंदर क्या है गाइस, सिस्टम इसी के अंदर डायरेक्ट चलते हैं. सिस्टम के अंदर भी तो GC है, कंट्रोल O GC. सो यहाँ पे ये मेथड आपका स्टैटिक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कॉल कर पा रहे हैं, और वो स्टैटिक नहीं है, इसलिए पहले उसका ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं, देन एक्चुअली वी आर कॉलिंग इट. और ये भी इंटरनल किसको यूज कर रहा है, इसका कोई खुद का मेथड नहीं है, ये इंटरनल क्या कर रहा है, उसी रन टाइम को के मेथड को कॉल कर रहा है. रन टाइम क्लास के अंदर जो GC है ना, नेटिव मेथड, उसी को कॉल कर रहा है. ओके, सो ये मेथड चेनिंग है कि आइदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस में आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे. ये जो जितने भी मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग ना दिस, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे. हम लोग .gc ऐसे कॉल कर सकते हैं हम लोग, फ्री मेमोरी मेथड चेनिंग है. तो GC present in the system class
गार्बेज कलेक्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? सिस्टम क्लास के अंदर। वो क्या है आपका? स्टैटिक मेथड है। whereas gc present in runtime class इस क्या है आपका? इंस्टेंस मेथड। रिकमेंडेड टू यूज, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? system डॉट जीसी, है ना। तो डायरेक्ट स्टैटिक को कॉल करें, उसके अंदर से आपका जीसी कॉल हो जा रहा है। यू गॉट इट गाइस, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, जो नोट जो लिखा हुआ है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए? सिस्टम डॉट जीसी। ओके, नेक्स्ट थिंग है फाइनलाइजेशन। ओके, तो एक जो डिफरेंस बनता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फाइनल,